हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 से बचा हुआ है वो। इसके पहले हमने 6 तक क्वेश्चन कर लिया है। बाकी जो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाए और इस चैप्टर के कंक्लूजन को आसानी से समझ ले। सॉरी फ्रेंड, ये 13.2 का अभी चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो देखिए, एक ठोस में एक शंकु और एक अर्धगोला वाला ठोस बना हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में डाला जाता है। मतलब इस ठोस को एक बेलन में डाला जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे पानी का आयतन निकालिए। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन करने से पहले क्या करना होता है, हम लोग लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए, पहले ये था हमारा एक अर्धगोला। ये अर्धगोला के ऊपर एक बना हुआ है शंकु और ये हो गया एक ठोस। और ये है बड़ा वाला बेलन जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा है और इसी पानी में हम लोग इसको रख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये स्पर्श होना चाहिए तली से, मतलब ये नीचे की तरफ टच होना चाहिए। तो इसलिए ये तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, जितना बेलन का त्रिज्या होगा, ये वाला जितना त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोला का त्रिज्या है और उतना ही शंकु का त्रिज्या है। यहाँ पे दिया है, ये हो गया आपका शंकु की त्रिज्या, ये हो गया अर्धगोले का, उसके बाद ये हो गया बेलन का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर, एक लाइन में ही आप लिखिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या R इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिख देंगे, अर्ध बेलन का बात हो गया। अब आइए शंकु की ऊंचाई लिख देते हैं। तो शंकु की ऊंचाई h कितना हो जाएगा, तो ये रहा शंकु, यहाँ से शंकु, पूरा शंकु इसमें टच है। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले जो बेलन है उसकी ऊंचाई लिखेंगे। तो बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग h2 दे देते हैं, 180 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा है कि हमें जो शेष बचे पानी का आयतन, तो देखिए शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, इस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए, बेलन के आयतन में से इस वाले ठोस का, ये जो आपको ठोस दिखाई दे रहा है ना, एक अर्धगोला और एक शंकु, इसका आयतन घटाएंगे तो आ जाएगा। तो माइनस अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन को हम लोग रख लेते हैं। तो बेलन के आयतन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h2 है, माइनस अर्धगोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो गया। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, इसका आर अलग है, सॉरी आर तीनों का सेम है। तो 60 इंटू h2 कितना है 180, माइनस ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए। और क्या हो सकता है, आर के क्यू की जगह आर कितना बार रखिएगा, 60 को 3 बार। तो
तो 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/3 गुने पाई गुना आर कितना बार, 2 बार। तो 60 × 60, और जो इसकी ऊंचाई है वो 120 है। यहाँ पर देखिए कट जाएगा 3 से 20 पे, 3 से 20 पे कट गया। उसके बाद इधर क्या बचा, पाई गुना 60 × 60 × 180। अब देखिए यहाँ से ये दोनों माइनस में हो जाएगा, एक माइनस ये हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 60 × 60 × 20 × 4 पाई। तो 60 × 60 × 20 × 4 पाई, ये हो गया माइनस। और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो एक और माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या पाई हो जाएगा, 20 × 60 × 120 पाई, इतना आ जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर हम लोग कॉमन लेना चाहे तो क्या क्या कॉमन हो सकता है। एक तो सब में पाई है, तो हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं। सब में 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी, तो एक बार हम लोग 60 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद देखिए एक और 60 कॉमन होगा, एक और 60 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ 2 × 60 हम लोग लिखेंगे ना, तो ये 60 एक कॉमन हो गया, मतलब ये भी हो गया। अब देखिए और कुछ कॉमन हो सकता है, तो देखिए इसमें से 20 कॉमन हो जाएगा, 20, तो यहाँ पे 20 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ का एक 20, मतलब ये हट गया, तो 20 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 9 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, यहाँ बचा 2। तो 9 में से ये 2 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो पाई गुना 60 × 60 × 20 × 3, और जो इसमें आप पाई का वैल्यू रखिएगा कितना, 22/7 रख दीजिएगा, और सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा, इस बर्तन में शेष पानी हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए कहीं पे दिक्कत नहीं ना है। अर्धगोला देख, सॉरी को दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोला का आयतन 2/3 होता है, ठीक है। तो हम लोग 2/3, यहाँ जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पे आप सिर्फ 2 का 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 पाई हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, 2 पाई। तो 2 पाई यहाँ भी बच गया, 2 पाई यहाँ भी बचा, तो 9 में से 4 गया 5। ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो वही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आई होप कि पूरा समझ गए होगा, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। इस पूरे बेलन के आयतन में से अर्धगोला और शंकु के आयतन दोनों को जोड़कर घटा देना था। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ये आता है। ये क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आधार की गर्दन है, मतलब एक गोलाकार कांच की बर्तन है, उसका जो गर्दन है वो क्या है, बेलन के जैसे है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए जब पाई का वैल्यू इतना। एक बच्चे ने इसको माप कर बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको बताना है क्या वो बचवा सही मापा था कि नहीं मापा था। चलिए अब देखते हैं। अगर अच्छा बच्चा होगा तो सही मापा होगा, अगर उसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा जोड़ घटाव में तो गलत कर दिया होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो है गोले की गोले का व्यास, गोले का व्यास, देखिए ये एक बर्तन है गोला वाला, इसी का ना बेलन के जैसे मुंह है, मतलब सुराही है। तो इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर। तो जो गोले का त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, 8.5 का आधा, यानी कि 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोनो दुख तकलीफ आपको नहीं है। अब आ गया बात बेलन का। तो बेलन में क्या होता है, बेलन में एक ये ऊंचाई हो जाएगा और इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेलन का व्यास दे रखा है। तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 का आधा कर दीजिए, तो 2/2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यूनिट तो हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, हमें इसमें लिखने का आदत हो गया इसलिए हमसे ये लिखा जाता है। तो उसके बाद है बेलन की ऊंचाई या लंबाई। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो इसका जो गर्दन है ना, ये वाला,
ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि पानी का आयतन, या ये भी लिख लेते हैं बर्तन में पानी का आयतन। देखिए बर्तन में पानी का आयतन कैसे निकलेगा, इस गोले के आयतन को और इस बेलन के आयतन को दोनों को निकाल करके अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या यह पूरा बर्तन का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए निकलेगा ना। तो निकलेगा, तो चलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो बर्तन में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गोले का आयतन प्लस ये क्या है, इसका नाम है बेलन, बेलन का आयतन। आप लोग को बता दें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि कल जो है आपका जो क्लास होगा पूरे 10th क्लास में जितना भी फॉर्मूला है ना वो सारा एक वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग तैयार है पूरे फॉर्मूले को पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला आपको 10th क्लास में यूज होना ही नहीं है। अब आप कहिएगा कि ठीक है बात तो सही है, लेकिन हमको फायदा क्या होगा इस फॉर्मूला से पढ़ने का, फायदा क्या होगा इस फॉर्मूला से को पढ़ने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला से पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि आप बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड से हो, या आप यूपी बोर्ड से हो, या आप दिल्ली बोर्ड से हैं, या आप झारखंड बोर्ड से, या आप एमपी बोर्ड से हैं, 10th क्लास में आप किसी भी बोर्ड से आए, अगर एनसीईआरटी आपका सिलेबस में आता है तो आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा फायदे की बात यह है कि जिनके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं जो फार्मूला करवाऊँगा उसी में से बिल्कुल 30 नंबर 30 नंबर सिर्फ एक वीडियो में जो मैं कल पढ़ाऊँगा उसी में से आपको पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिक्स है कि 30 नंबर आपका एक वीडियो में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए कल आप आना नहीं भूलिएगा। टाइम आपको बता दिया जाएगा कि गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर एक जैसे नहीं कर सकते, इसको R1 रख दीजिए, इसको R2। बेलन वाला का जो है ना त्रिज्या उसको R2 कर दीजिए, तो ये हो गया R2, और गोले वाला का है R1। पहले हम इसलिए नहीं लिखे कि बाद में आएगा तो आपको हम बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर पहले हम लिख देते तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। अब समझ में आया कि गोला अलग चीज़ है, बेलन अलग चीज़ है। तो चलिए अब दोनों में देखिए क्या है, पाई पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4/3 और R1 3 बार। तो R1 3 बार का मतलब ये ना है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। हाँ चाहे तो आप ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ है तो जोड़, यहाँ R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 1 गुना 1, और एच कितना है इसका 8 है। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए 2 दूनी 4 से ये 4 गया, यहाँ पे तो पाई आ गया, ऊपर आ गया 8.5, 8.5, 8.5, 3 दूनी 6 आ गया, नीचे प्लस आ गया 8/1। अब हम लोग आगे इसको करने के देखते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 रखते हैं, इस जब तीनों को गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 614.125। कैसे, तो देखिए यहाँ पे चलिए आप कर लीजिएगा, मतलब सीधा 8×8 = 64, 512 से इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन 8.5 को पहले 8.5 से गुना कीजिए, फिर उसको 8.5 से गुना कीजिए। जब इसको हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 से भाग दे के इसमें हमको 8 जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 गुने, जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 102.3 आएगा और जोड़ 8 आएगा। तो इस दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 102.38 में जोड़ करना है हमको कितना, 8 जोड़ना है। तो आपका आ गया, यहाँ पे चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। 110.35 और गुना 3.14, तो गुना करना है 3.14 से,
3.14 से। तो मेरा रिजल्ट जो आएगा 346.49 आएगा लगभग। तो देखिए इतना हमारा आंसर आ गया। चलिए अब मिलाते हैं, क्या वो जो बचवा छुटका कहा था वो सही था कि सही है, अपने मन से कहीं गलती करके बता दिया था। तो देखिए उसने बचवा ने क्या कहा था कि बच्चे द्वारा मापा गया आयतन इतना है, जो कि क्या है 345 है, और यहाँ पे जो आया है 346.49 है, ये मतलब 1.5 कम है। तो मतलब जो बच्चे द्वारा मापा गया था वह आंसर क्या है, बच्चे द्वारा मापा गया आंसर गलत है। तो आपका यह एक्सरसाइज 13.2 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, कल के आपको बता दूं कि कल शाम को ही इसी टाइम में जो है आपका यही जो ऑल मैथ्स फार्मूला का क्लास चलेगा। ऑल मैथ्स फार्मूला का आपको क्लास चलेगा। उसके बाद अगर दिन में कोई वीडियो वो सुबह में कोई वीडियो अपलोड होता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मैथ्स फार्मूला आपको शाम में ही मिलेगा, जो पूरा का पूरा फार्मूला रहेगा। और इतना नंबर उस फार्मूले से आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा है ज़्यादा पूछता है। तो उसमें तो फिक्स है, अभी से आप लिख के रख लीजिए कि अगर सिर्फ आप मेरा फार्मूला पढ़ लेते हैं तब भी आपको 30 नंबर आना ही आना है। तो आपको पता ही है क्या है, वीडियो खत्म होने के बाद आपको करना होता है वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए है तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। उसके बाद आपको ये बताना होता है कि आप बताइए हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या स्टार्ट करें, तो उसको हो सकता है कि मैं सुबह में स्टार्ट कर दूँ। तो आप सभी लोगों को इतने देर तक जुड़े रहने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग रोज रोज जुड़कर आते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं, हमसे कुछ सीखते हैं, और आप लोगों से भी मैं कुछ सीखते रहता हूँ। तो मैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के ही जैसे आपको यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। बस मेरा एक ही हर वीडियो या ऑफलाइन क्लास में मकसद आता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट खोज के लाए, मैं उसके डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार रहता हूँ। फिर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।